डॉक्टर्स को हम भगवान मान रहे हैं, उनमें से कुछ तो यमराज हैं। और जिन हॉस्पिटल्स की चकाचौंध और स्ट्रक्चर को देखकर स्वर्ग जैसा लगता है, असल में वो स्वर्ग पहुंचाने की जगह बन चुकी है। आज के दिन सीक्रेटली हो रहे हॉस्पिटल स्कैम्स पर से पर्दा उठाएंगे, ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स को डिस्कस। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये भी समझेंगे कि आप अपने आप को और अपने परिवार को इन स्कैम से कैसे बचा सकते हो। 2021 में एशियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स नाम की एक जर्नल ने इंडिया में बढ़ते हेल्थ केयर फ्रॉड्स पर एक रिपोर्ट सबमिट की थी। इसमें होने वाले 40% हॉस्पिटल स्कैम्स सरकारी अस्पतालों में किए जाते हैं और रिमेनिंग 60% स्कैम्स प्राइवेट अस्पतालों में किए जाते हैं। इस बढ़ते हुए हेल्थ केयर फ्रॉड का एक मेन रीजन है उन लोगों को निशाना बनाना जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। ध्यान से पेशेंट है जिसमें इस पर्सन ए के साथ एक पेशेंट है और इसका इलाज करवाने के लिए ये हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे इनसे पूछा जाता है कि इस पेशेंट का हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। अगर इस पर्सन ए ने ना बोल दिया तब तो समझ लो कि ये लोग बच गए, लेकिन अगर इस पर्सन ए ने ये बोला कि हाँ इस पेशेंट का हेल्थ इंश्योरेंस है तो समझ जाओ कि इस पेशेंट की वोट लगने वाली है। अगर पेशेंट का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी को उठाना पड़ता है, इसलिए ऐसे केस में डायग्नोसिस और इलाज के टाइम पेशेंट इतना सोचता ही नहीं है और हॉस्पिटल वाले इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को पेट में दर्द है तो ना जाने उसे क्या क्या टेस्ट करवाने को बोल देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे हॉस्पिटल वालों के लिए तो उतना ही ज्यादा फायदा है। ज्यादा बिल आएगा इज इक्वल टू ज्यादा पैसा मिलेगा। दिक्कत की बात यह है कि पेशेंट्स भी इस चीज को इस सोच के साथ सीरियसली नहीं लेते कि पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी का लगेगा ना, अपने को क्या है भाई, पैसे भले ही इंश्योरेंस कंपनी दे, शरीर तो तेरा खराब हो रहा है ना तेरी। हॉस्पिटल वाले एक और नए स्कैम को जन्म देते हैं और वो है एडमिशन स्कैम। एडमिशन स्कैम का मतलब है बिना किसी जरूरत के ही किसी भी पेशेंट को एडमिट कर लेना। इन दो यही है कि इनसे आप अवेयर हो जाओ। अब ध्यान दो कि हॉस्पिटल में एंटर होने के बाद आप एक तो नहीं बल्कि टोटल 8 तरह के स्कैम्स का शिकार हो सकते हो। एक बार इस स्कैम की लिस्ट को देखो। पहला स्कैम तो था इंश्योरेंस पॉलिसी स्कैम और दूसरा था एडमिशन स्कैम। इसके अलावा तीसरा स्कैम है सिंक टेस्ट स्कैम, चौथा स्कैम है मेडिसिन स्कैम, पांचवा है ओवर प्राइसिंग स्कैम, छठा है प्रेगनेंसी स्कैम, सातवां है क्लिनिकल ट्रायल्स स्कैम और आखिरी है जबरदस्ती सर्जरी कर देने वाला स्कैम, अननेसेसरी सर्जरीज स्कैम। इंश्योरेंस और एडमिशन स्कैम के बारे में तो हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब आगे के स्कैम्स को समझते हैं और सिंक टेस्ट स्कैम से शुरुआत करते हैं। अब ये बात तो आप भी मानोगे कि कई केसेस में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते ही आप एक एटीएम मशीन बन जाते हो और हॉस्पिटल वाला एक कैशियर जो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेता है। मान लो आपको खांसी में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो अपना पैसा बनाना है ना, तो जहाँ आपको शायद सिर्फ एक ही टेस्ट की जरूरत है वहाँ डॉक्टर आपको 50 तरह के टेस्ट की एक लिस्ट लिख कर दे देते हैं जिनका उस बीमारी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता, और आप खुशी खुशी इतने सारे टेस्ट लिखवा कर अपना ब्लड सैंपल देने के लिए जाते हो। लैब वाला बंदा भी आपकी पर्ची देखकर 4-5 कलर्स की ब्लड वायल्स निकाल लेता है। आप अपना खून देकर रिपोर्ट का इंतजार करने लगते हो। अब ध्यान से देखो कि लैब के अंदर होता क्या है। हॉस्पिटल वालों को पता है कि आपको सिर्फ एक ही टेस्ट की नीड थी और उन्होंने उस टेस्ट को करके रिपोर्ट ऑलरेडी बना भी दी, लेकिन आपसे तो और भी टेस्ट के नाम पर खून लिया गया था ना, जो अभी भी इन कलरफुल वायल्स में भरा हुआ है। तो इसका क्या किया जाएगा, इन सारी बोतल्स में मौजूद खून को इस तरह सिंक में गिरा दिया जाता है और फेक रिपोर्ट बना दी जाती है। इन शॉर्ट आपके खून का सिंक टेस्ट कर दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में ये कह लो कि आपसे खून लिया, उसको सिंक में गिरा दिया और फेक रिपोर्ट जनरेट करके दे दी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि देश के मशहूर हार्ट डॉक्टर बीएम हेगड़े ने इस स्कैम का पब्लिकली पर्दाफाश करते हुए बताया है। डॉक्टर बीएम हेगड़े को देश का प्रेस्टिजियस अवार्ड पद्म विभूषण भी मिल चुका है। डॉक्टर बीएम हेगड़े ने साल 2015 में अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस भी पब्लिक की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट को खुश करने के लिए और उनकी जेबें भरने के लिए इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अंजाम दे रहे हैं, और सिंक टेस्ट भी इस बड़े गेम प्लान का एक हिस्सा है। एनीवे, लेकिन एक चीज और जो डॉक्टर्स करते हैं वो है सेटिंग वाली दवाइयाँ लिखना। सेटिंग वाली दवाई का मतलब है कि डॉक्टर वही दवाई लिखेगा जिस पे उसे सबसे ज्यादा कमीशन मिल रहा हो। मान लो आप कुछ हफ्तों से बीमार फील कर रहे हो और अपने पास ही के एक हॉस्पिटल में जाते हो। वहाँ आप एक जाने माने डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने आपको ये बताया कि आपको इन्फेक्शन हुआ है और उसके ट्रीटमेंट के लिए 1 हफ्ते की दवाइयाँ लिख कर दे दी। आप दवाई की दुकान पर गए तो पता चला कि डॉक्टर ने सारी ब्रांडेड दवाइयाँ ही दी हैं, जो कि काफी महंगी हैं। रात में आपने अपने एक दोस्त से बात की जो एक दवाई बनाने वाली कंपनी में ही काम करता था। दवाइयों के नाम सुनते ही आपके दोस्त ने आपको बताया कि ये सब टॉप टियर ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, इसके आधे पैसों में तो जेनेरिक दवाइयाँ आ जाती। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा, आधे पैसों में तो जेनेरिक दवाइयाँ आ जाती। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं। तो ध्यान से समझो, जब कोई कंपनी रिसर्च करके किसी भी दवाई को बनाती है तो वो उसका पेटेंट ले लेती है। पेटेंट यानी कि एक ऐसा राइट जो कि किसी भी नई दवाई को बनाने के लिए जो पेटेंट दिया जाता है वो 20 साल के लिए ही होता है। तो इन 20 सालों में कोई और कंपनी सेम दवाई नहीं बना सकती। इन्हीं दवाइयों को बोला जाता है ब्रांडेड दवाइयाँ। रिसर्च पर टाइम और पैसा लगाने की वजह से ये ब्रांडेड दवाइयाँ काफी कॉस्टली होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रोसिन, जो बुखार की एक दवाई है और इसका प्राइस है लगभग 33 रुपए। लेकिन जैसे ही ये 20 साल पूरे होते हैं तो कोई भी कंपनी उस
दवाई को बना सकती है, क्योंकि अब उस दवाई की रिसर्च पब्लिकली अवेलेबल है, तो इसलिए ही इन कंपनीज को अब रिसर्च में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल दवाई के फॉर्मूले की नकल करके नई दवाई बना ली जाती है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि इनमें सेम केमिकल्स ही होते हैं। जब रिसर्च में पैसा नहीं लगा तो ये दवाइयाँ सस्ती भी होती हैं, इसलिए इन दवाइयों को बोला जाता है जेनेरिक दवाइयाँ। जैसे अब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपको पैरासीटामोल नाम की ये वाली दवाई देता है, जो कि एक जेनेरिक दवाई है, और हाँ, इसका प्राइस है 16 रुपए। देखा जाए तो ये दोनों ही तरह की दवाइयाँ सेम काम करती हैं, सेम केमिकल कंपोजिशन से भी बनी है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि ब्रांडेड वाली दवाइयाँ थोड़ी महंगी है, क्योंकि उसका नाम फेमस है और उसे बनाने में भी ज्यादा पैसा लगा है। अब होता ऐसा है कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स डॉक्टर्स को अपनी दवाइयाँ बेचने का कमीशन देते हैं। ये कमीशन कैश में भी हो सकता है और एसी, टीवी, मोबाइल या फिर कोई ट्रिप के तरीके से भी हो सकता है। इनफैक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की मदद से बार बार डॉक्टर्स को ये भी सलाह दी है कि वो ब्रांडेड दवाइयाँ लिखने की बजाय जेनेरिक दवाइयाँ लिखें, और इसका रिसेंट सर्कुलर 28 जुलाई 2023 को ही जारी किया गया था। फिर भी सभी डॉक्टर्स भगवान थोड़ी हैं। एट द एंड ऑफ द डे कई लोगों के लिए पैसा मैटर कर जाता है। रीजन तो आपको समझ आ ही रहा हो। सारे सरकारी सर्कुलर्स निकालने के बावजूद भी डॉक्टर्स पर ब्रांडेड दवाइयाँ लिखने का ही भूत क्यों सवार है। ये मेडिसिन स्कैम अपने देश में बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। अब देख, हॉस्पिटल सबसे बड़ी धांधली जहाँ करते हैं वो है दवाइयों की प्राइसेस पर। लूट के इस हथियार को अच्छे से समझते हैं और इस खेल के अंदर चल के देखते हैं। ये स्कैम भी दो तरह, पहला तो दवाइयों के बढ़ते हुए रेट्स के जरिए, और दूसरा किसी भी अनयूज्ड चीज का प्राइस चार्ज करके। एक एक करके दोनों ही कैटेगरीज को समझेंगे, पर शुरुआत बढ़े हुए रेट्स वाली कैटेगरी से करेंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप खुद को दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास गए और जो दवाइयाँ उसने लिखी वो आपको उस हॉस्पिटल से ही खरीदनी पड़ी? टेक्निकली डॉक्टर जो भी दवाइयाँ लिखता है, पेशेंट उन दवाइयों को कहीं से भी खरीद सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स हॉस्पिटल्स उसे ऐसा नहीं करने देते। ये लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यही होता है। इनफैक्ट जब डॉक्टर आपकी पर्ची में दवाइयाँ लिख देता है तो घंटी बजाकर जाकर अपने असिस्टेंट को बुलाता है। ये असिस्टेंट आपकी पर्ची लेकर जाता है और उसका सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन होता है, हॉस्पिटल की फार्मेसी, जहाँ वो आपको जबरदस्ती दवाइयाँ दिलवाता है। ऐसा होता क्यों है वो भी समझो। जब भी हॉस्पिटल वाले किसी दवाई बनाने वाली कंपनी से दवाइयों की डील करते हैं तो ये देखते हैं कि किस कंपनी की दवाई का प्राइस सबसे ज्यादा है और किस दवाई पर प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा मिल रहा है। के लिए उसका MRP रख देंगे 7 रुपए, यानी कि 1.5 रुपए की दवाई अब पेशेंट को 7 रुपए की मिलेगी, यानी कि हॉस्पिटल वालों को इस दवाई पर हद से ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इनफैक्ट उसका MRP हॉस्पिटल के बाहर वाली दुकान पर मिलने वाली दवाई के कंपैरिजन में अलग हो सकता है। एक रिपोर्टेड सर्वे में जो एक दवाई हॉस्पिटल के अंदर 858 रुपए की मिल रही थी, वही सेम दवाई बाहर दुकान से खरीदी तो 710 रुपए की MRP पर थी। इस बात का मतलब समझ पा रहे हो कि हॉस्पिटल यानी कि किसी भी चीज का प्राइस बिल में ऐड कर देने की, तो इस बात को एक रियल इंसिडेंट से समझते हैं। देखो, रुपए का बिल थमा दिया। बिल देखकर जयंत सिंह के होश ही उड़ गए, क्योंकि बिल के हिसाब से उस 7 साल की बच्ची के ट्रीटमेंट के दौरान उसे 660 सिरिंजेस लगाई गई थी, यानी कि हर रोज लगभग 40 इंजेक्शंस। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट बाजार में 70 रुपए में ही हो जाता है, उसके लिए हॉस्पिटल वालों ने जयंत सिंह से 5400 रुपए चार्ज कर रखे थे। और हद तो तब हो गई जब 15 दिन के इस पूरे ट्रीटमेंट में 2700 ग्लव्स जो हॉस्पिटल स्टाफ यूज करता है उसका भी पैसा चार्ज किया गया था। ग्लव्स रहे होंगे कि हॉस्पिटल वाले किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना के अपना धंधा चला रहे हैं। देखो, होता कुछ ऐसा है कि जब भी कोई महिला हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवाने जाती है तो उस समय उस महिला के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है नॉर्मल डिलीवरी का और दूसरा ऑप्शन है C सेक्शन या ऑपरेशन वाली डिलीवरी का। जब महिला अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस प्रोसेस को लेबर कहा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के केस में प्रेग्नेंट महिला बच्चे को खुद से ही अपने वजाइना से इस तरह से पुश करके बाहर निकालती है। इस प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल जिसका है वो है ब्रेन। देखो, ये है ब्रेन और इस ब्रेन में ये है हाइपोथैलेमस और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। डिलीवरी के समय ये हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करने का सिग्नल भेजता है। सिग्नल मिलते ही पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करना शुरू कर देता है। ये ऑक्सीटोसिन ब्लड से होता हुआ उस फीमेल के यूटेरस तक आता है और यूटेरस के नीचे मौजूद इस सर्विस को एक्सपेंड करने लगता है। क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए ही इस पूरे प्रोसेस में 12 से 24 घंटे तक का टाइम लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ C सेक्शन डिलीवरी के केस में किसी कॉम्प्लिकेशन के चलते यूटेरस को काटा जाता है ताकि बच्चे को बाहर निकाला जा सके। इसके लिए यूटेरस के ऊपर इस तरह से कट लगाया जाता है। ये कट 7 लेयर्स को हटाकर बनाया जाता है। फिर डॉक्टर कुछ इस तरह से इन लेयर्स को हटाते हैं और बच्चे को सेफली बाहर निकाल लेते हैं। घाव इतना गहरा होता है कि इसे ठीक होने में भी काफी टाइम लगता है। और हाँ, यहाँ ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि C सेक्शन की हॉस्पिटल वाले हमेशा यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी ना हो और उनका पैसा बनता रहे। ये बात तो आप भी मानोगे कि बॉडी का नेचुरल प्रोसेस ही किसी महिला और उसके बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन डॉक्टर्स अपनी जेब भरने के लिए उस महिला को C सेक्शन के नर्क में धकेल देते हैं। इसके लिए जो ट्रिक्स डॉक्टर अपनाते हैं वो कुछ इस तरह की बातें हैं। आपके बच्चे ने तो पोटी कर दी है, अभी की अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। या फिर आपका बच्चा इस तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड में उलझ गया है, अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने बच्चे को रिस्क में देखकर। पर हाँ, ऐसा भी नहीं
आपको ये सुनकर शॉक लगेगा कि इंडिया में होने वाली टोटल डिलीवरीज में से 21.5% सी सेक्शन से होने वाली डिलीवरीज हैं। और तो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन से होने वाली डिलीवरीज का रेट 49.7% तक जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने वाली हर 2 डिलीवरीज में से एक तो सी सेक्शन के द्वारा ही हो रही है। आपको ये भी बता दूं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से तो सी सेक्शन की आइडियल रेट 10 से 15% तक ही है, और वो भी सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ही होनी चाहिए। उसके देखो सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए कितनी ही फीमेल्स की जिंदगी को रिस्क ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक इंजेक्शन। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीटोसिन बॉडी में रिलीज होता है, जिसकी मदद से बच्चे की डिलीवरी इजीली हो पाती है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया ही किस लिए? देखो, नेचुरल डिलीवरी में तो टाइम लगता है और पैसे भी काफी कम आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को तो जल्दी है ना। इसी रीजन से डॉक्टर्स ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लेबर को जल्दी प्रोड्यूस करने के लिए लगा देते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन से बॉडी में मौजूद ऑक्सीटोसिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि उस फीमेल को सीवियर लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। शॉकिंगली ये पेन इस लेवल का होता है कि फिर वो महिला नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं सकती है और उसे सी सेक्शन ही करवाना पड़ता है। और यही किसी भी केस के अंदर ये चाहेंगे कि आप नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन डिलीवरी चूज करो, ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा बने। इस हार्मोन से जुड़ी एक खतरनाक बात और आपको बता दूं कि ऑक्सीटोसिन गाय भैंसों को उनकी नेचुरल कैपेसिटी से ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने के लिए भी लगाया जाता है, और साथ ही फल और सब्जियों का साइज बढ़ाने के लिए भी लगाया जाता है। ये सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन बॉडी के नेचुरल हार्मोन लेवल्स को डिस्टर्ब कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है और इवन कैंसर जैसी घातक बीमारी तक भी क्रिएट कर सकता है। स्टडी की सी सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चों में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं। इस तो क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि कुछ ऐसे टेस्ट जो किसी नई दवाई को सेफ और इफेक्टिव प्रूव करते हैं। ये टेस्ट बताते हैं कि ये नई दवाई बिना किसी साइड इफेक्ट के लोगों की मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ भी एक कैच है, ये टेस्ट बिना पेशेंट की परमिशन के नहीं किए जा सकते हैं। जब कोई नई दवाई मार्केट में आती है तो उससे पहले उसको लोगों पे टेस्ट किया जाता है। पर हमारे देश में ये है राजस्थान में यहाँ है चूरू डिस्ट्रिक्ट और यहाँ है जयपुर डिस्ट्रिक्ट। साल 2018 की बात, चूरू से 19 लोगों को बस में बिठाकर जयपुर लाया गया। उन्हें बताया गया था कि जयपुर में एक मेडिकल कैंप लग रहा है जिसमें उन्हें काम दिया जाएगा, कुछ पैसे दिए जाएंगे और IPL मैच की टिकट्स भी दी जाएंगी। इन सब के लालच में ये 19 लोग जयपुर आ गए। बस जाकर रुकी, वहाँ सपोजिटली वो मेडिकल कैंप लगा हुआ था। रात हो चली थी, उन्होंने खाना खाया और सोने चले गए। अगली सुबह एक डॉक्टर वहाँ आता है और कहता है कि तुम सबको कुछ दवाइयाँ दी जा रही हैं, चिंता मत करो, जरा भी तकलीफ हो तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। उन लोगों को 9 दिन तक लगातार गोलियां दी गयी। अब पूरा 19 लोग सोते ही रहते थे और दर्द में भी रहते थे। 9 दिन के बाद भी जब ये दर्द कम नहीं हुआ तब उन्होंने कंप्लेन कर दी। इस पूरे मुद्दे पर छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि ग्लेनमार्क नाम की एक बड़ी दवाई कंपनी ने ये ट्रायल्स करवाए थे और भांडा फूटने के बाद हॉस्पिटल वालों ने इस क्लिनिकल ट्रायल से साफ इनकार ही कर दिया। खैर, अब आखिरी तरह के स्कैम यानी कि अननेसेसरी सर्जरीज को समझते हैं। साल 2023 में पब्लिश्ड थॉमसन एंड राउटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के हिसाब से देश में 66.8% यूटेरस रिमूवल सर्जरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रही है और चौंकाने वाली बात ये है कि इनमें से 95% सर्जरीज अननेसेसरी हैं, यानी कि जबरदस्ती ही की जा रही हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरीज के अलावा हॉस्पिटल वाले कई बार गलत सर्जरीज भी कर देते हैं। गलत यानी कि बंदा करवाने तो किसी और पार्ट का ऑपरेशन गया था पर डॉक्टर ने किसी और ही पार्ट का ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर्स भी लाइक, अरे ये भी निकाल देता हूँ और ला ये भी निकाल देता हूँ। हरि मोहन और उसकी पत्नी अपने 2.5 साल के बच्चे को बरेली के इस डॉक्टर M खान हॉस्पिटल में लेकर पहुँचे। बच्चे को तुतलाने की प्रॉब्लम थी, जिसका रीजन था टंग टाई। टंग टाई एक ऐसी कंडीशन है जहाँ एक बच्चे की जीभ इस तरह से चिपकी रहती है, जिसकी वजह से जीभ का मूवमेंट कम हो जाता है। एक बार इस जीभ को देखो और अब इस जीभ को देखो। आप देख पा रहे होंगे कि इस राइट साइड वाली जीभ और तलवे के बीच में ये जो एक्स्ट्रा फाइबर है, इसकी वजह से ही जीभ का मूवमेंट रुक जाता है। नॉर्मली हम लोगों में ये एक्स्ट्रा फाइबर नहीं होता है। इस एक्स्ट्रा फाइबर की वजह से ही बच्चा सही से नहीं बोल पाता है और तुतलाने लगता है। इसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन करना होता है, जिसमें डॉक्टर इस एक्स्ट्रा फाइबर को कैंची से इस तरह से काट देता है। तो प्रॉब्लम तुतलाने की थी, ऑपरेशन जीभ का ही करना था। ऑपरेशन के जस्ट पहले हॉस्पिटल वालों ने हरि मोहन को साइन करने के लिए कुछ पेपर्स दिए। उन पेपर्स में इंग्लिश में लिखा हुआ था और चूंकि हरि मोहन को इंग्लिश नहीं आती थी तो उसने ये बात डॉक्टर को बताई और पूछा कि पेपर्स में क्या लिखा है। डॉक्टर ने इस बात को टालते हुए कह दिया कि इसमें कोई खास बात नहीं है, तुम तो बस साइन कर दो। ऑपरेशन हुआ और बच्चे को वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ही जब इस 2.5 साल के बच्चे को गर्मी लगने लगी तो उसकी माँ ने बच्चे के कपड़े खोल दिए। कपड़े खोलते ही उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह गयी। बच्चे के प्राइवेट एरिया पर एक पट्टी बंधी हुई थी। पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच गया। हो क्यों रहा है? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला है कोई भी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बॉडी का ना होना और दूसरा है लोगों में अवेयरनेस ना होना। एक एक करके दोनों रीजंस को समझेंगे, लेकिन एक चीज जो आप कर सकते हो वो ये कि हॉस्पिटल में जब भी आपसे मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाए तो एक बार के लिए तो मना कर दो। आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो तब भी आप मना कर दो। जब तक आपका सही से डायग्नोसिस ना हो जाए तब तक आपको ये नहीं बताना है कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस
चीज और जो आप कर सकते हो वो ये कि किसी डॉक्टर को अपनी जान पहचान में रखो ताकि वो आपको सही से गाइड कर सके और आप इस तरह से बच सकते हो। इसके अलावा ओवर चार्जिंग वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए हमेशा हॉस्पिटल वालों से अपना आइटमाइज्ड बिल मांगो। आइटमाइज्ड बिल में आपको हर उस चीज की डिटेल मिल जाएगी जिसके लिए आपसे पैसे लिए गए हैं, जैसे डॉक्टर्स की फीस, टेस्ट चार्जेस, दवाइयाँ और ट्रीटमेंट्स। आइटम का अपना एक कोड होता है जो आपको ये बताता है कि आपने कौन सी सर्विसेज ली हैं और उन सर्विसेज के लिए आपसे कितना पैसा लिया गया है। कई बार आपके हॉस्पिटल बेड टेबल के अंदर कुछ दवाइयाँ और सामान होता है, जनरली वो लॉक्ड भी होता है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल वाले उसका पैसा आपके बिल में जोड़ देते हैं। मतलब वो सामान आपका है भी नहीं, फिर भी आपको उसके लिए पे करने के लिए बोला जाता है। कोई ना, अगर ऐसा कुछ हॉस्पिटल वाले करते हैं तो ऑब्जेक्शन करो, उस आइटम को अपने बिल से हटवाओ। हक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इन सभी हॉस्पिटल स्कैम से बचने के लिए आपको डॉक्टर नहीं बनना है, बस स्मार्ट बनना है। खैर